नमस्कार दोस्तों मौजूदा वक्त में मुंबई हर हाल में मोदी को बचानी है। महाराष्ट्र की सत्ता को गंवाना नहीं है, सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच गुजरात से निकले हुए बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स और उनकी बड़ी कतार जो केंद्र सरकार के साथ खड़ी रही, उनको एक आश्रय चाहिए महाराष्ट्र के भीतर, और वह भी मुंबई उसका केंद्र है। तो ऐसे में मुंबई किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी गंवाना नहीं चाहते हैं। दरअसल ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि 2019 के भीतर जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के भीतर तेवर दिखलाई, तभी उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों के तेवर और कड़े हो गए थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से बहुत साफ लहजे में कहा था कि महाराष्ट्र की सत्ता को गंवाना नहीं है, यहां पर हर हाल में सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो 103 विधायकों के आश्रय यानी 288 में से 103 विधायकों के आश्रय रात के अंधेरे में राज्यपाल ने, या फिर यह कहे कि सुबह के उजाले से ठीक पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद का शपथ देवेंद्र फडणवीस को 2019 में दिलवा दिया था। उस समय उनके साथ अजित पवार खड़े थे, जो डिप्टी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र में उन्होंने भी शपथ ले ली थी। लेकिन चंद घंटों की यह सरकार थी और उसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया। गठबंधन का हेरफेर कहे, फेरबदल कहे, या फिर सियासी तौर पर जो कोई पत्ते फेंटे गए, उससे जो सत्ता महाराष्ट्र के भीतर निकल करके आई, दिल्ली की आंखों में चुभती रही। और उसके बाद जो महाराष्ट्र के भीतर हुआ, वो सब कुछ हर किसी के जहन में है। शिवसेना कैसे महाराष्ट्र में टूटी, एकनाथ शिंदे कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस कैसे डिप्टी सीएम बन गए, उसके बाद अजित पवार कैसे शामिल किए गए, इन तमाम सारे बातों में कैसे एनसीपी को तोड़ा गया, इन तमाम सारी परिस्थितियों मौजूदा वक्त में सबके सामने है। लेकिन 2024 के भीतर सब कुछ ठीक वैसा ही है, केवल एक परिस्थिति को छोड़ करके। जी हां, इस दौर में सब कुछ वैसे का मतलब यह होता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर यानी दिल्ली से यही हवा निकली है कि किसी भी हाल में महाराष्ट्र को गंवाना नहीं है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र को लेकर के जो सियासी आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं और खुलेआम खुले तौर पर इस बात का ऐलान करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तुलना में आधी से भी कम सीटें बीजेपी की आ सकती, यानी पिछली बार 103 विधायक जीत गए थे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये इस बार 50 से नीचे आ सकते हैं। ये इंटरनेशनल सर्वे होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के भीतर भी महाराष्ट्र के भीतर सियासी तौर पर 14 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिल गई, यानी यह कहे कि उसके हिस्से में मात्र 9 लोकसभा सीटें आई 48 लोकसभा सीटों में से। इससे पहले वो 23 लोकसभा सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जीता था। लेकिन इस मौजूदा वक्त में 2-3 सवाल सबसे बड़ा है। यदि भारतीय जनता पार्टी मुंबई गंवा बैठे तो फिर क्या कुछ बचेगा सियासी तौर पर, आर्थिक तौर पर, बिजनेस के तौर पर, व्यापार के तौर पर। इस परिस्थिति में नागपुर की विचारधारा जो संघ के जरिए चलती है, उसने अगर हाथ खड़े कर दिए मौजूदा वक्त में, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, और संघ स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के उन कैडरों के साथ खड़ा कभी होगा नहीं जो इस बात को मान करके चलता है कि संघ महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग जिलों के भीतर सक्रिय है और सियासी तौर पर काफी मदद करता है। और वही अगला सवाल इन दोनों सवालों से अलग होता है कि जिस व्यक्ति को 2019 के भीतर सत्ता बनाने के लिए लगाया गया था और 2019 के चुनाव परिणामों के बाद जितनी तोड़ मोड़ उस व्यक्ति ने किया, आज उसी व्यक्ति की राजनीतिक साख पर चोट पड़ रही है। जी हां, नाम होता है देवेंद्र फडणवीस। तो क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीति के भीतर क्या फिट नहीं बैठ रहे हैं? क्या सच में देवेंद्र फडणवीस को अब प्रधान विधानसभा चुनाव से अलग कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि सियासी तौर पर जितनी भी तिकरामें उन्होंने दिल्ली के इशारे पे महाराष्ट्र के भीतर किया और राजनीतिक सफलता दिल्ली की हथेली में रख करके दिया, इसके बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर देवेंद्र फडणवीस का सामने रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हालात महाराष्ट्र में पैदा तो नहीं कर रहा है। ये मौजूदा समय में ये सारे सवाल इसलिए भी बड़ा हो चला है कि आज ही भागे भागे देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के चुनाव मैदान छोड़ करके नागपुर पहुंच गए। हाँ, अमित शाह नागपुर में दोपहर 2:20 में पहुंचे। बरसात वहां हो रही थी। वहां पर लेने के लिए यानी उनको रिसीव करने के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब मौजूद थे। उनके साथ
करीब करीब आधे दर्जन से अधिक नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और भी कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे उनके साथ। नितिन गडकरी नहीं होते हैं नागपुर में मौजूद, वो पहुंचे हैं दरअसल अमित शाह न केवल नागपुर बल्कि अगले 36 घंटों के भीतर उन्होंने ऐसा सोच रखा है कि हर हाल में विदर्भ हो, मराठवाड़ा का क्षेत्र हो, पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, तमाम जगहों के ऊपर जो भी तहसील स्तर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या फिर नेता है या फिर जिला स्तर का नेता और कार्यकर्ता है, सबके साथ बैठ करके इस बात को जान ले कि दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगुवाई करेगा। उस चेहरे में अगर देवेंद्र फडणवीस शामिल रहेंगे तो क्या यह घाटे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में होगा। और सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि संघ के हाथ में लगा चुनाव प्रचार की सौंपी जाए लगाम या फिर नहीं सौंपी जाए, और संघ को सौंपने के लिए जो कोऑर्डिनेटर सरकार वाहक के तौर पर जो इस दौर में बनाया गया, आज तमाम सारी बातों को जैसे ही हम जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया तो उसमें पता चला कि पहली बार ऐसे महाराष्ट्र के चुनाव के भीतर चुनावी कमान जो है उसके भीतर सर करवाहक अतुल जी का भूमिका बहुत बड़ी होगी, यानी संघ का भी भूमिका बहुत बड़ा हो चला है। यानी ये कहे कि दिल्ली मन बना लिया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी वहां पर नहीं होनी चाहिए। आरएसएस यानी संघ का कहना है कि होनी चाहिए। और इन तमाम बातों के बीच जो लिमेश है बनाए गए, जो संघ से जुड़े हुए जो उनको कोऑर्डिनेशन का काम जो सौंपा गया है, वो कह रहे हैं कि दरअसल कोई चेहरा सामने रखा ही नहीं जाए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। आपके पास एकनाथ शिंदे हैं, आपके पास अजित पवार है, तो आप एक सामूहिक नेतृत्व की परिस्थितियों को सामने रख दीजिए और इससे तमाम सारे गुस्से काफूर हो जाएंगे जो मराठा आंदोलन के वक्त हुआ था। मराठा आंदोलन के भीतर सितंबर 2023 आप ध्यान दीजिए, पहली बार गोलियां चल गई थी, प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था और उस समय भी राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, जो दिल्ली के आंख के तारे हैं महाराष्ट्र में मौजूद है। लेकिन लौटिए उन परिस्थितियों को अब समझने के लिए, क्या सच में महाराष्ट्र का किला भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में ढहढहा करके गिर रहा और एक आखिरी दाव चलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद को महाराष्ट्र के भीतर अगले 36 घंटे बिता करके अगले बैठकों के जरिए किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर चुके हैं उन्होंने। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि 170 से ज्यादा सीटों के ऊपर वह चुनाव लड़ेंगी, तो इसका संदेश क्या यह भी जाता है कि अपने बूते एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी यानी एनसीपी और टूटी हुई शिवसेना दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होगी नहीं और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है महाराष्ट्र के चुनाव में। और सत्ता के रास्ता बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। क्या इसके लिए दिल्ली बुलाया जाए देवेंद्र फडणवीस को, क्या ऐसा संभव है? आज इन्हीं सारी बातों को एक एक करके तथ्यवार तरीके से बात करते हैं। इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय साहब के हाथ में नागपुर की कमान सौंप दी गई है, नागपुर और विदर्भ का क्षेत्र, क्योंकि बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुनाव के मद्देनजर। लेकिन हर किताब के उस पन्ने को एक एक करके आप पलटना शुरू करें और इस बात को समझना शुरू करें। पहले एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए कि दोपहर के समय जबरदस्त नागपुर के भीतर बरसात और बरसात के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह का विमान नागपुर के हवाई अड्डे पर कैसे उतरता है। देवेंद्र फडणवीस साहब वहां कैसे पहले से ही मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद देश के गृह मंत्री के साथ मिलकर के और राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके तमाम सारे मीटिंग बैठकें जो कई जगहों पर होनी है, रात में औरंगाबाद में बैठक होनी है, एक जगह और होटल के अंदर बैठक होनी है। लेकिन सब के बीच इन छोटा सा क्लिप को देख करके आगे की बात शुरू करते हैं। देखिए, तो ये नागपुर के एयरपोर्ट का यानी हवाई अड्डे का दृश्य है। कोई भी सवाल कर सकता है कि महाराष्ट्र के किला बचाने के लिए जब देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से भागे भागे नागपुर पहुंचे, अगले 36 घंटे तक उनको लगातार महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मशक्कत करनी है, संघ के साथ बैठक करनी है, जो संयोजक बनाए गए हैं उनके विचार लेने हैं। तहसील और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और विदर्भ के क्षेत्र के 62 सीटों के तमाम सीटों के जो प्रभारी हैं सभी को बुलाया गया है बैठक के लिए। लेकिन नागपुर के सांसद नितिन गडकरी साहब वहां पर मौजूद नहीं होते, उनको निमंत्रण भेजा गया है
क्या वो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया जो नागपुर से कल रात ही निकल करके दिल्ली पहुंच गए? मंत्री है, बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन सवाल है कि यह एक पहली ऐसी रेखा है जो बताती है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर और कद्दावर नेताओं के भीतर भी ठीक नहीं चल रहा है मौजूदा वक्त में। तो फैसला सबसे पहले ये लेना है कि देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन फैसलों के लेने से पहले जो विचार बैठक के भीतर उठा वो भारतीय जनता पार्टी की इन बातों को लेकर के था। जो जीतने वाले उम्मीदवार है वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे महाराष्ट्र के चुनाव में तो फिर बचेगा क्या? यानी ये कहे कि 103 विधायकों में से बहुत सारे विधायक आप मान लीजिए कि हार जाएंगे 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर। जो तहसील स्तर और जिला स्तर का जो कार्यकर्ता है उनका ये सवाल होता है, लेकिन जो जीतने वाले हैं उनको लेकर के जो आपकी रिपोर्ट बताती है वो सही होगी या फिर जो हम लोग कहते हैं वो सही होगा, वही अगली बात, वो रिपोर्ट सही हो या ना हो। लेकिन इस दौर का वातावरण महाराष्ट्र के भीतर अगर ऐसा बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन मौजूदा वक्त में बची ही नहीं और एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ अजित पवार को लेकर के चल रही है, जो दोनों को साथ भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता नहीं है। और ऐसे में अजित पवार यानी एनसीपी के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ऐसे में वो एमएलए क्या करेंगे जो जीत सकते हैं, वो उम्मीदवार क्या करेंगे जो जीत सकते हैं, वो छोड़ करके कहीं नहीं चले जाएंगे। विदर्भ के भीतर जो सीटें गवाई गई है इस दौर में, वो वर्धा की, भंडारा की, गढ़चिरौली की सीट, तमाम सीटें हारी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। नागपुर की सीट बचा ली गई। लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र के भीतर अगर समझना शुरू कीजिएगा तो ये सवाल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा हो चला है कि एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव जीती थी वहां वहां उसने इस बार सीट गवाया है। महाराष्ट्र में यानी मुंबई में सेंट्रल गवाया, तंदुवार गवाया, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरौली तो गवाया ही है। मराठवाड़ा के भी भीतर भी घुसिएगा तो नांदेड़, जालना, ढिंडोरी, बवंडी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गवा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में अहमदनगर की सीट को भी गवा दिया, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, ये तमाम जगहों पर हार मिलती चली गई लगातार भारतीय जनता पार्टी को। महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र में जमीन यानी सियासी तौर पर विदर्भ के अंदर कमजोर हो चला है भारतीय जनता पार्टी। मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र जहां पर शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते थे वह किला बचे रहता, लेकिन अब तो एकनाथ शिंदे हैं तो फिर उनके जरिए कितना किला बचेगा, खासतौर पर मुंबई के भीतर, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। और इन सारे सवालों के बीच दो तीन बड़े सवाल होते हैं मौजूदा वक्त में पूरे यात्रा के दौरान और काफी बड़े हो चले हैं। पहला सवाल तो यही होता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा मौजूदा वक्त में नहीं है? अगर देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लेते हैं तो क्या दिल्ली से विनोद तावरे को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए भेजा जा सकता है? विनोद तावरे ओबीसी होते हैं। मराठा राजनीति पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस की राजनीति का खिलाफ है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, विनोद तावरे ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में मराठा के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं। सियासी तौर पर महाराष्ट्र के भीतर ये सारे समीकरण मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अनुकूल होगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने काफी बड़ा मुश्किल सवाल है। एक के बाद एक दबाते हुए समुदायों के वोट यदि भारतीय जनता पार्टी से 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर छिन जाए और जो एनसीपी और शिवसेना टूटने के बाद का जो महाराष्ट्र के भीतर गुस्सा है, इन्हीं आधारों पर तो इंटरनेशनल जो सर्वे है वो 50 से कम सीटें दी है भारतीय जनता पार्टी को। और ये सबसे मुश्किल सवाल होता है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी, क्योंकि इस बीच अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी खुद भी मानती है और नेता भी मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से कोई बड़ा चेहरा हो नहीं सकता है। लेकिन सवाल है किसी बेहतरीन पढ़े लिखे शख्स की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस बात को इस दौर में मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात 2024 से पहले 2019 से बिछानी शुरू की, 2024 तक आते आते ऐसे हालात पैदा हो गया जहां पर वो पूरे तरीके से महाराष्ट्र के भीतर साफ होने की कगार पर है और अपने ही चेहरे को लेकर के महाराष्ट्र के चुनाव में वो राजनीतिक प्रयोग करे या फिर ना करे उसको लेकर के वो घबरा रही है, कतरा रही है। ऐसे में सवाल है कि दूसरा एक और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल होता है कि आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई कि आरएसएस के कार्यवाहक कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उनके सुझाव को माना जाए और उसी आसरे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस राजनीति को में खड़े हुए और समझे। तो इस दौर में विनोद तावरे को भी राजनीतिक हाशिए पे तो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति ही लेकर के गई। वो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति के पीछे पूरी दिल्ली खड़ी थी, यानी दिल्ली के निशाने पर नितिन गडकरी साहब खड़े थे।
ये पूरे त्रिकोण के भीतर एकनाथ जैसे नेता एनसीपी के अंदर जाते हैं, पंकजा मुंडे लगातार उठी रहती है, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को कोई पूछने वाला नहीं है। यानी सियासी परिस्थितियों के भीतर मराठा कोका का विरोध, उसमें पुलिस फायरिंग होना, प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज करना, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का शिफ्ट हो जाना, इस सब से हट करके यह कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन महाराष्ट्र के चुनाव में बची कहां। और यही सवाल पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा डरा रहा है कि गणेश उत्सव के मौके पर जब मुंबई पहुंचे थे अमित शाह और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बैठक किया तो खुलेआम खुले तौर पर यह संदेश, यह मैसेज दे दिया गया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का चुनाव चिन्ह जरूर लिए हुए हैं, लेकिन मुंबई सब अर्बन का इलाका, ठाणे का इलाका, यहां तक कि कोंकण तक के भीतर हालात, जो परिस्थितियां मौजूदा वक्त में वो उद्धव ठाकरे की राजनीति या फिर उनकी शिवसेना के साथ जाकर खड़ी है। आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं सकती है और आपको वोट उस रूप में पड़ नहीं पाएगा जो इससे पहले शिवसेना का वोट भारतीय जनता पार्टी के भीतर आता था, भारतीय जनता पार्टी का वोट शिवसेना में जाता था। वो परिस्थितियां नहीं बनेगी। इसकी सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एकनाथ शिंदे के दौर में जो जमीन का खेल महाराष्ट्र के भीतर शुरू हुआ उसका लाभालाभ बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े धंधे वाले को, बड़े बड़े रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, माफियों को जरूर मिला है। लेकिन ये परेशानियों का सबब भारतीय जनता पार्टी को उस राजनीति के लिए कहीं बड़ा हो चला है कि वो करप्शन शब्द अब कैसे जुबान पे ला सकती है, अपने चुनाव प्रचार में कैसे ला सकती है। एक तरफ अजित पवार होती है, एक तरफ तमाम सारे लोग हैं। इस दौर में जितने भी समझौते जमीन को लेकर के हुआ उसमें धारावी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वहां पर देवेंद्र फडणवीस के दौर में जो पेड की गई थी, एकनाथ शिंदे के दौर में उसको रद्द कर दिया गया और एक नए पेड के तहत अडानीज को दे दिया गया। उस दौर में दुबई की एक कंपनी थी, उसके हाथ में बेट लगी हुई थी, धारावी हो, उसको रीस्ट्रक्चर करना है, लेकिन इस दौर में अडानीज के हाथ में। और इतना ही भर नहीं, जो पूरा का पूरा नवंबर 2023 के भीतर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स जो था, मीडिया क्लियर जो था, उसके भीतर सभी बिल्डर्स को जिस तरीके से बताया गया कि आपको धारावी के प्रोजेक्ट पर 40% जमीन खरीदनी है, ये संदेश और बड़ा हो चला था। और पूरे रियल एस्टेट की जो पूरी की पूरी घेराबंदी महाराष्ट्र के भीतर थी, वो एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई। फैसला एकनाथ शिंदे की थी, उनकी राजनीति में, उनकी राजनीतिक समझ, वो तमाम सारी चीजें। और दूसरी तरफ क्या, देवेंद्र फडणवीस खामोश रहे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। लेकिन इसमें साथ साथ देखिए, करीब करीब 64 एकड़ का एक जगह महाराष्ट्र के भीतर जमीन ली गई जहां पर धारावी के लोगों को बसाया जाएगा। 21 एकड़ जमीन जो स्टेट गवर्नमेंट डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधीन थी, उसको भी अलॉट कर दिया गया अडानीज के हिस्से। 283 एकड़ की सॉल्ट बेल्ट लाइन जो होता है, जो ईस्टर्न, वहां भी धारावी का पुनर्वास किया जाएगा, वह भी दे दिया गया है। इन सब के बीच एक जिमखाना लैंड जो जुड़ी हुई है, एक कॉलेज, वो जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जमीन दे दी गई 30 साल की लीज के ऊपर। और कोलाबा के भीतर 30,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट भी उसी को दे दिया गया। और परम पूज्य न्याय पद्म महाराज जी का पूरा जीवन लगता है जो पूरे करीब है इस दौर में, जो गुजरात के लोगों के साथ, यहां तक कि उसकी पूरी कमेटी के भीतर मंगल सिंह होडा जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टीशन, वह भी उसके हिस्से में, नवीन डी मेहता चेयरमैन है। ये सारे सवाल इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सियासी तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए आर्थिक जमीन जो है उसके ऊपर कब्जा करने को जो राजनीति इस दौर में शुरू हुई है, उसने पूरी की पूरी राजनीति को मौजूदा वक्त में उस जमीन पर हिला दिया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात को समझने लगे कि दरअसल साथ रहेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। और ये स्थिति ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ और इस स्थिति की काट क्या है, ये दोनों बातें महाराष्ट्र के चुनाव में मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए एक पर एक कई सारे सवाल मौजूदा वक्त में उठते चले गए। अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को मौजूद कर दिया गया। यादव जी को इंचार्ज बनाया गया, कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर सौंप दिया गया, प्रहलाद पटेल को वर्धा का इलाका वो सौंप दिया गया, उस इलाके को उनको दिया गया। नासिक में गुजरात के एमएलए को दिया गया, अमित ठट्टर को कि आप आ जाइए और संभालिए सारी चीजों को। अहमदनगर में अनिल जैन को बुला लिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। औरंगाबाद, संभाजी नगर के वहां पर राष्ट्रीय सचिव जो भारतीय जनता पार्टी के अरविंद मेनन है उनको लगा दिया गया। सबको ही मौजूदा वक्त में लगे। चिट्ठी रवि, वो पश्चिमी महाराज देख रहे नरोत्तम मिश्रा को बुलाया गया गोंदिया को संभालने के लिए।
ये तमाम सारे संदेश जो निकल करके महाराष्ट्र के भीतर से आते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पे कैसे खड़ी होगी या नहीं होगी, ये सवाल बाकियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें ये आ गई है, कहीं उनके कैरियर को, उनकी राजनीति को खत्म न कर दे ये महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव 2024 का। अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो विपक्ष के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुन सकते हैं, लेकिन गुजरात, मुंबई से लेकर के नागपुर तक तमाम सारी चीज डगमगाने लगी अगर वो मुंबई में रहे तो। और अब तक दिल्ली के बना हुआ राजनीति के जरिए एकनाथ शिंदे की सत्ता से जो मिली है वो सब कुछ मौजूदा वक्त में डगमगा जाएगा। तो विपक्ष की राजनीति करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी इस दौर में है ही नहीं महाराष्ट्र के भीतर। और इन्हीं तमाम सारे बातों को लेकर के अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या किसी भी तरीके से कहीं देवेंद्र फडणवीस की स्थिति सियासी गलियारों के भीतर, जैसे हरियाणा के भीतर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर साहब की होगी, वैसी परिस्थिति तो महाराष्ट्र के भीतर देवेंद्र फडणवीस की तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि संघ से, नागपुर से नितिन गडकरी भी आते हैं, नागपुर से देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं, नागपुर अमित शाह पहुंचे जहां पर संघ का भी चिंतन मनन है, लेकिन वहां पर नितिन गडकरी साहब की मौजूदगी नहीं होती है। यानी ये कहे कि सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम है, वहां पर मौजूदा वक्त में नितिन गडकरी आज मौजूद नहीं होते हैं, जो कि अपनी राजनीतिक पहचान तब से है उनकी जब देवेंद्र फडणवीस वहां महापौर हुआ करते थे नागपुर में। सवाल है कि बजट को लेकर के लगातार भाषण दिया करते थे, बताया करते थे ये बजट क्या है, वो बजट क्या है, यह भी उनके भीतर का जो अपना जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो बता देते। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है उस राजनीति को साधना है, उस सियासत को साधना है कि महाराष्ट्र का किला बचे तो फिर कैसे बचे। वह कौन सा चेहरा है जिसके आगे आश्रय आगे बढ़ा जाए, वह कौन सा गणित है जिसमें किस किस को समेट लिया जाए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अगर कार्यकर्ता महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहने के लिए तैयार है, लगातार कह रहा है कि ज्यादा उम्मीद आप शिवसेना और एनसीपी से मत रखिए मौजूदा चुनाव में, यानी एकनाथ शिंदे को और अजित पवार से मत रखिए, सिवाय इसके कि वो आपके साथ खड़े हैं, कुछ जगहों के ऊपर उनका वोट आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या 150, 70, 180, 90 इतनी सीटों तक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी 2024 में? अगर हो भी जाएंगे तो फिर कैंडिडेट कहां से? जीतने वाले कैंडिडेट इस दौर में छोड़ रहे हैं तो फिर उनको सहेजेगा कौन मौजूदा वक्त में और उनको संभालेगा कौन? क्योंकि इस बार बात पैसे की नहीं है, बात इमोशनल एस्पेक्ट की है। दो पार्टियां जो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शुरू से रही थी, शुरू से मतलब जब मुंबई, जब वहां पे आंदोलन हो रहा था तब से बनी थी, तब से तमाम सारी चीजें चली है। 70 के दशक में शरद पवार मुख्यमंत्री बनकर के एक उस नई राजनीति को जन्म देते हैं महाराष्ट्र के भीतर। उन तमाम परिस्थितियों को जिन पीढ़ियों ने देखा है, समझा है, परखा है, वो इस बात को जान रहे हैं कि इस बार 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी को किले को बचना या फिर नहीं बचना पर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता के भीतर उठते हुए सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन तिक्रमों को साधने वाला व्यक्ति नायक है या फिर खलनायक, यही तय करना है महाराष्ट्र के इस चुनाव के भीतर। इसीलिए धागे धागे में उलझे और भागे भागे अमित शाह देर शाम होते होते रवाना हो जाएंगे औरंगाबाद, जो संभाजीनगर जो है उसके बाद वो नासिक और फिर कोल्हापुर, उन तमाम जगहों के ऊपर अमित शाह को बैठक करने के बाद वो वापस फिर दिल्ली लौट जाएंगे। और दिल्ली के भीतर तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके होंगे, जिनकी कल रैली जो है हरियाणा के भीतर। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए जिस वक्त हरियाणा के भीतर वोटिंग होगी, यानी ये कहे कि 5 अक्टूबर के दिन, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली महाराष्ट्र के भीतर वाशिंग के इलाके में, इसके भी व्यू रचना अभी से भारतीय जनता पार्टी ने रच ली है। तो महाराष्ट्र का किला कितना महत्वपूर्ण मौजूदा वक्त में है और उस महत्वपूर्ण किले को गंवाने की स्थिति में वर्तमान समय में अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं है, तो क्या 2019 की राजनीति जब चूक गई तो 2024 के भीतर नया कुछ होगा? शायद अगले चंद दिनों के भीतर उसकी तस्वीर आपके और हमारे सामने होगा। देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय